लास्ट क्लास में हमने कवर किया था स्पेसिफिक हीट के बारे में, ठीक है। उसी से रिलेटेड दो टर्म्स और है हमारे पास, वाटर इक्विवेलेंट और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। तो पहले हम इन टॉपिक को कवर कर लेते हैं और उसके बाद हम चलेंगे अपने मेन टॉपिक कैलोरीमेट्री के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर इक्विवेलेंट की। वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है? तो वाटर इक्विवेलेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं एज द मास ऑफ द वाटर विच रिक्वायर्स द सेम अमाउंट ऑफ हीट एज इज रिक्वायर्ड बाय द गिवन बॉडी फॉर द सेम राइज ऑफ टेम्परेचर। यानी कि वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है? वाटर इक्विवेलेंट आपका वाटर का वो मास है जो कि जिसको सेम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी जितना कि किसी बॉडी के द्वारा पड़ रही है सेम टेम्परेचर को राइज करने के लिए। जैसे एक सपोज करते हैं हमारे पास ये कॉपर है, तो कॉपर में 3 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर राइज करने के लिए हमने यहां से हीट सप्लाई करी 400 जूल की, ठीक है। अब यही 3 डिग्री का सेल्सियस राइज करने के लिए मैंने 400 जूल की हीट दी वाटर में, लेकिन वाटर का कुछ मुझे मास फिक्स करना पड़ेगा। तो वो जो वाटर का मास होगा, यानी कि यहाँ पे मान लो मैंने वाटर का मास लिया m और इस मास के लिए 400 जूल की एनर्जी दी मैंने और मुझे 3 डिग्री सेल्सियस का ही टेम्परेचर राइज मिला। तो इस टाइम पे जो हमारे पास मास ऑफ वाटर होगा, इसी मास ऑफ वाटर को हम नाम दे देंगे वाटर इक्विवेलेंट और इसको हम डिनोट करते हैं W से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमारे पास अमाउंट ऑफ एनर्जी है या हीट एनर्जी है वो आपकी किस पे डिपेंड करती है? मास पे और स्पेसिफिक हीट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ डेल्टा क्यू हमारे पास कितना आएगा? ओमेगा सी डब्ल्यू और साथ में क्या आएगा? डेल्टा टी। यही फॉर्मूला होता है हमारे पास हीट निकालने का। इसी तरह से यहाँ पे अगर हीट निकालें इस कॉपर के लिए, तो कॉपर के लिए हीट कितनी हो जाएगी? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी किसका? कॉपर का, और साथ में डेल्टा टी। सी यहाँ पे स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर है और यहाँ पे सी डब्ल्यू क्या है? स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ठीक है। अगर हम इन दोनों को देखें, क्योंकि एनर्जी हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमने जितनी एनर्जी दी उतनी ही एनर्जी हमारे पास यहाँ पे आएगी। दैट मीन्स ये जो हमारे पास टर्म है डब्ल्यू सी डब्ल्यू डेल्टा टी, वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा? एम सी डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी हमारा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास बचा डब्ल्यू सी डब्ल्यू इक्वल टू एम सी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास डब्ल्यू निकालना था, दैट इज वाटर इक्विवेलेंट। तो वाटर इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारे पास स्मॉल एम स्मॉल सी डिवाइड बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है वाटर इक्विवेलेंट निकालने के लिए। अब अगर हम वाटर इक्विवेलेंट की एसआई यूनिट देखें तो हमने बात करी थी वाटर इक्विवेलेंट क्या है? सिंपली मास है उस वाटर का, ठीक है। तो एसआई यूनिट क्या होगी इसकी? जो मास की यूनिट होती है दैट इज केजी। नेक्स्ट है हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। तो देखो अगर हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो बाकी सब्सटेंस के मुकाबले सबसे हाईएस्ट होती है, ठीक है। यानी कि वाटर को एक गिवन टेम्परेचर डिफरेंस देने के लिए सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत पड़ती है। दैट मीन्स अगर उसमें हमें 1 kg के वाटर के लिए अगर मुझे 1 केल्विन का टेम्परेचर राइज करना है तो उसमें जो अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी या हीट एनर्जी की, वो हमें जरूरत पड़ेगी अबाउट 4186 जूल की, ठीक है। यानी कि 1 kg में 1 kg के मास का 1 केल्विन टेम्परेचर राइज करने के लिए मुझे जितने हीट की जरूरत पड़ेगी वो है हमारे पास 4186 जूल। तो यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो गई इसकी वाटर की? 4186 जूल। और ये सबसे हाईएस्ट होती है हमारे बाकी सब्सटेंस के कंपैरिजन में। और इसी रीजन की वजह से वाटर को हम यूज करते हैं एज अ कूलेंट इन ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स एज वेल एज हीटर इन हॉट वाटर बैग्स। क्योंकि देखो हमें उसका टेम्परेचर राइज करने के लिए भी बहुत सारी अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है, या फिर उसको अगर अपना टेम्परेचर रिड्यूस करना है तो भी उसको बहुत लार्ज अमाउंट में हीट को निकालना पड़ता है, ठीक है। तो होता क्या है यहाँ पे, अगर हम से किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए देखें तो आपका जो वाटर है वो बहुत टाइम लगाता है किसके लिए? गर्म होने के लिए। और ऐसे ही बहुत टाइम लगाता है वो किसके लिए? अपने आप को ठंडा करने के लिए। तो इसीलिए वजह से वाटर जो है वो एक कूलेंट की तरह यूज किया जाता है किसमें? ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स में। क्योंकि जो आपके ऑटोमोबाइल के इंजन होते हैं वो इंजन जैसे जैसे वर्क करते हैं वैसे वैसे वो गर्म होते जाते हैं। तो गर्म ना हो तो उसके लिए हमें उसमें कुछ कूलेंट डालना पड़ता है और उसके लिए हम यूज करते हैं किसका? वाटर का। क्योंकि वाटर जो है वो जल्दी से गर्म नहीं होता, ठीक है। इसी तरीके से हम उसको एज अ हीटर यूज करते हैं किसमें? हॉट वाटर बैग्स में, क्योंकि वो जल्दी से ठंडा भी नहीं होता। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री एक ऐसा मेथड है जिसको यूज किया जाता है इन डिटर्मिनेशन ऑफ
स्पेसिफिक हीट यानी कि स्पेसिफिक हीट फाइंड करने के लिए या फिर लेटेंट हीट फाइंड करने के लिए। किसी भी सब्सटेंस की आपको स्पेसिफिक हीट निकालनी है या फिर लेटेंट हीट निकालनी है तो उसके लिए जिस मेथड को यूज किया जाता है उस मेथड का नाम है कैलोरीमेट्री। ठीक है, अब कैलोरीमेट्री का मेथड यूज करने के लिए हमें कैलोरीमेट्री का एक प्रिंसिपल यूज करना पड़ता है। तो वो प्रिंसिपल देख लेते हैं कि कैलोरीमेट्री का वो प्रिंसिपल क्या है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, इफ देयर इज नो लॉस ऑफ हीट टू द सराउंडिंग, अगर आपके सराउंडिंग्स में हीट का कोई लॉस नहीं हो रहा है तो देन द टोटल हीट गिवन बाय द हॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द टोटल हीट रिसीव्ड बाय द कोल्ड ऑब्जेक्ट। तो जो टोटल हीट दी जाएगी हॉट ऑब्जेक्ट के द्वारा वो आपकी किसके बराबर होगी? टोटल हीट रिसीव्ड बाय द कोल्ड ऑब्जेक्ट। क्योंकि कोल्ड ऑब्जेक्ट जो आपका कोल्ड ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा? वो हीट को रिसीव करेगा और जो हॉट ऑब्जेक्ट है वो हीट को क्या करेगा? हीट को मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो हीट को ट्रांसफर करेगा, ठीक है, या हीट को देगा किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को या फिर कोल्ड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो आपके पास हीट गेन होगा, ठीक है, यानी कि जो आपका कोल्ड ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है? वो हीट गेन कर रहा है और जो हॉट ऑब्जेक्ट है वो हीट को लॉस कर रहा है। तो यहाँ पे आपका हीट गेन जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? हीट लॉस के बराबर। ठीक है, अब देखो कैलोरीमेट्री में जो हम एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसका नाम है कैलोरीमीटर। अब बेसिकली कैलोरीमीटर क्या है? कैलोरीमीटर एक सिंपली कॉपर का एक वेसल होता है, ठीक है, और जिसको हम यूज करते हैं किसके लिए? क्वांटिटी ऑफ हीट को फाइंड करने के लिए, वही चीज यानी स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट को फाइंड करने के लिए। अब इसके अंदर होता क्या है? तो यहाँ पे हमारे पास एक कॉपर का वेसल होता है, एक ग्लास की तरह होता है ये, ठीक है। तो ये कॉपर का वेसल हो गया। अब इस कॉपर के वेसल के चारों तरफ हम एक वुडन की जैकेट लगा देते हैं, ठीक है, और उस वुडन जैकेट के बीच में, वुडन जैकेट और कैलोरीमीटर के बीच में, यानी कि ये यहाँ पे हम किसी इंसुलेटर को फिल कर देते हैं। इंसुलेटर के लिए हम क्या यूज करते हैं? ज्यादातर हम कोई ग्लास यूज कर सकते हैं, ठीक है, वूल वगैरह यूज कर सकते हैं। तो कोई भी इंसुलेटर को हम क्या करते हैं? इस जैकेट और कैलोरीमीटर के बीच बीच में फिल कर देते हैं। साथ में यहाँ पे थोड़ी सी ओपनिंग हम छोड़ देते हैं, किसके लिए? एक थर्मोमीटर को इंसर्ट करने के लिए और एक स्टीरर को इंसर्ट करने के लिए। स्टीरर आपका यूज होता है यहाँ पे जो आपका वाटर है इसको मिक्स करने के लिए। अब यहाँ पे जो हमने इंसुलेटर लगाया है, इस इंसुलेटर का काम बेसिकली क्या होता है? ये जो इसके अंदर हीट है ना, जो भी इस कैलोरीमीटर के अंदर हीट ट्रांसफर होगा वो उसको बाहर लॉस नहीं होने देगा। यानी कि यहाँ से आपकी हीट ना तो बाहर जाएगी ना बाहर की हीट इसमें अंदर पहुंचेगी। तो ये बेसिक सा प्रिंसिपल है कैलोरीमीटर का। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, वो क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास एक स्फीयर है ऑफ एल्यूमिनियम ऑफ 0.047 kg, यानी कि एक स्फीयर लिया मैंने, ठीक है, एल्यूमिनियम का बना हुआ, उसका मास हमें गिवन है 0.047 kg। इसको मैंने प्लेस कर दिया फॉर सफिशिएंट टाइम इन अ वेसल कंटेनिंग बॉइलिंग वाटर, यानी कि एक वेसल था मेरे पास, ठीक है, सपोज करो ये हमारे पास कोई वेसल है, इस वेसल में पहले से वाटर रखा हुआ है जो कि बॉयल हो रहा है। ये वाटर क्या हो रहा है? बॉयल हो रहा है। मैंने क्या किया, इसमें थोड़ी देर के लिए एक एल्यूमिनियम का स्फीयर रख दिया। तो ये जो एल्यूमिनियम का स्फीयर है इसका टेम्परेचर भी कितना हो जाएगा कुछ टाइम के बाद? सेम 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि इस समय वाटर अगर आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे है तो एल्यूमिनियम का स्फीयर भी कितने डिग्री पे हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब फिर मैंने क्या किया, इसको यहाँ से, इस स्फीयर को यहाँ से रिमूव किया। इस स्फीयर का टेम्परेचर याद रखना 100 डिग्री सेल्सियस हो चुका है, ठीक है, और इस स्फीयर को हमने ट्रांसफर कर दिया टू 0.14 kg कॉपर कैलोरीमीटर कंटेनिंग 0.25 kg ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। यानी कि इसको मैंने एक कैलोरीमीटर के अंदर क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया, जिस कैलोरीमीटर का मास आपको दे रखा है 0.14 kg, ठीक है, और उसके अंदर जो वाटर है वो आपके पास गिवन है 0.25 kg, ठीक है, और इन दोनों का जो टेम्परेचर मेंटेन्ड है वो है आपके पास 20 डिग्री सेल्सियस। अब होता क्या है, जैसे ही आप इस स्फीयर को ट्रांसफर करोगे तो जो कैलोरीमीटर है उसका टेम्परेचर वाटर के साथ में क्या करेगा? राइज करेगा, ठीक है, और कुछ टाइम के बाद एक स्टेडी स्टेट ले लेगा। स्टेडी स्टेट मतलब एक फिक्स टेम्परेचर हो जाएगा उसका, यानी कि जैसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, ठीक है, और वो आपके पास गिवन है 23 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालनी है एल्यूमिनियम की, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो जो गिवन डेटा है हमारे पास वो हमने पहले लिख लिया। मास ऑफ एल्यूमिनियम स्फीयर हमारे पास गिवन है। इनिशियल टेम्परेचर ऑफ एल्यूमिनियम, यानी कि जब हमने उसको बॉइलिंग वाटर में रखा था तो उसका टेम्परेचर जो था वो था 100 डिग्री सेल्सियस। मास ऑफ कॉपर कैलोरीमीटर को हम M2 मान रहे हैं और उसका मास हमारे पास है 0.14 kg। मास ऑफ वाटर इन कैलोरीमीटर कितना है हमारे पास?
0.25 kg। इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर प्लस कैलोरीमीटर, जो हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर है वाटर का और साथ में कैलोरीमीटर का, वो हमारे पास गिवन है 20 डिग्री सेल्सियस। और इक्विलिब्रियम टेम्परेचर जो उसने अचीव किया है वो है हमारे पास 23 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे हमें कॉपर की स्पेसिफिक हीट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि कैलोरीमीटर आपका कॉपर का बना हुआ है। तो कॉपर की स्पेसिफिक हीट होती है हमारे पास 386.4 जूल पर केजी पर केल्विन। ये आप टेबल में से देख सकते हो, ठीक है, एनसीईआरटी में जो गिवन है। नेक्स्ट स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ये हमारे पास गिवन है 4186 जूल पर केजी पर केल्विन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें दो चीजें निकालनी है, एक तो हीट लॉस और दूसरा हीट गेन, ठीक है। अब अगर हम देखें यहाँ पे तो हीट लॉस कौन कर रहा था, हीट लॉस करेगा हमारा एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे देखते हैं कि हीट लॉस बाय एल्यूमिनियम कितना होगा। तो एल्यूमिनियम इनिशियल में कितना था 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, फिर हमने इसको जब ट्रांसफर कर दिया तो बाद में एल्यूमिनियम कौन सी स्टेडी स्टेट पे पहुंच गया 23 डिग्री सेल्सियस की। यहाँ पे टेम्परेचर में चेंज हुआ, टेम्परेचर में चेंज होता है तो कौन सी हीट आती है, स्पेसिफिक हीट। तो यहाँ पे हमारे पास जो हीट आएगी वो कितनी आएगी, m1 c1 डेल्टा टी। यहाँ पे जो c1 है ये हमारे पास स्पेसिफिक हीट है एल्यूमिनियम की, जिसको हमें कैलकुलेट करना है। तो c1 को हम एज इट इज रखेंगे, मास की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। डेल्टा टी हमारे पास क्या गिवन था, अगर यहाँ पे देखें तो 100 से 23, तो 100 माइनस 23 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 77, 0.047 एज इट इज लिख दिया और c1 आ गया हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। इस इक्वेशन को भी यहाँ पे ऐसे ही छोड़ देंगे। अब देखेंगे हीट गेन्ड बाय वाटर एंड कैलोरीमीटर, वाटर और कैलोरीमीटर के द्वारा जो हीट गेन हो रहा है वो कितना हो रहा है। तो यहाँ पे हमने लिखा वाटर साथ में कैलोरीमीटर, ये दोनों इनिशियल में 20 डिग्री सेल्सियस पे थे और बाद में इन्होंने कुछ हीट को क्या किया, गेन किया, और उसके बाद इनका जो स्टेडी स्टेट पे टेम्परेचर पहुंचा वो पहुंचा 23 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हम हीट निकालते हैं कि हीट हमारे पास कितनी आएगी। तो हीट हमने यहाँ पे निकाली, कितनी हो गई M2C2 डेल्टा टी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास दो चीजें यहाँ पे वाटर भी है कैलोरीमीटर भी है। तो कैलोरीमीटर ने जितना हीट गेन किया, हीट तो दोनों ही गेन करेंगे, ठीक है, क्योंकि बाहर तो कहीं हीट जा नहीं रही, तो हीट जहां भी ट्रांसफर होगी वो क्या है, वो केवल अंदर, और अंदर आपके पास क्या था, कैलोरीमीटर था और साथ में वाटर था, तो वही दोनों हीट को लेंगे। तो कैलोरीमीटर ने कितनी हीट को ली, M2C2 डेल्टा टी, और वाटर ने कितना हीट लिया, MWCW डेल्टा टी, ठीक है। यहाँ पे हमने M2C2 प्लस NWCW डेल्टा टी हमने कॉमन निकाल लिया क्योंकि वो तो सेम ही रहेगा दोनों के लिए। सारी वैल्यूज हमने पुट करी, M2 हमारे पास गिवन है 0.14, C2 गिवन है 386.4, मास ऑफ वाटर हमारे पास है 0.25 और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हमारे पास है 4186। डेल्टा टी कितना होगा 23 माइनस 20। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 0.14 मल्टीप्लाई बाय 386.4 को सॉल्व करके आ गया 54.096, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया 1046.5 और टेम्परेचर डिफरेंस आ गया हमारे पास 3। इसको हमने सॉल्व किया तो ये हो गया हमारे पास 1100.60 और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 3 के साथ तो हमारे पास जो एनर्जी आ गई वो आ गई 3301.8 जूल। अब इसमें क्या करेंगे, हम प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लगाएंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री के अकॉर्डिंग हीट लॉस बाय एल्यूमिनियम हमारा इक्वल टू होगा किसके, हीट गेन्ड बाय कैलोरीमीटर, दैट मींस दिस इज इक्वल टू दिस। तो यहां से हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन ऊपर निकाली थी और ये हमारे पास ये जहां से सॉल्व करके जो वैल्यू आई है, तो यहां से हम C1 निकालते हैं तो C1 कितना आएगा 3301.8 डिवाइडेड बाय 0.047 इंटू में 77, तो C1 हमारे पास कितना आ गया 912.35 जूल पर केजी पर केल्विन। दिस इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक कॉपर का ब्लॉक है जिसका मास दे रखा है 2.5 kg इज हीटेड इन अ फर्नेस टू अ टेम्परेचर ऑफ 500 डिग्री सेल्सियस। यानी कि एक कॉपर के ब्लॉक को हमने लिया जिसका मास हमारे पास गिवन है 2.5 kg, उसको हमने हीट किया एक फर्नेस में, कितने टेम्परेचर तक 500 डिग्री सेल्सियस तक, और उसके बाद हमने उसको प्लेस कर दिया ऑन अ लार्ज आइस ब्लॉक। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आइस दैट कैन मेल्ट। हमसे पूछा गया कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आइस जो कि मेल्ट हुआ वो कितना होगा, ठीक है। स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर गिवन है और हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर हमारे पास गिवन है, या हम इसको हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस बोलेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, सपोज करो ये हमारे पास बहुत ही लार्ज आइस का ब्लॉक है, ठीक है, और इसके ऊपर हमने क्या रख दिया, इसके ऊपर मैंने एक कॉपर का मास रख दिया जिसका मास हमारे पास गिवन है 2.5
kg, ठीक है। और इसका जो टेम्परेचर है वो कितना है 500 डिग्री सेल्सियस। तो इसका टेम्परेचर जो है 500 डिग्री सेल्सियस है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। आइस के ऊपर रखेंगे तो ये क्या करेगा, आइस को पिघलाना शुरू करेगा। लेकिन जो ब्लॉक ऑफ आइस है वो हमारे पास बहुत बड़ा है, तो यानी कि पूरी की पूरी आइस मेल्ट नहीं हुई है, कुछ अमाउंट ऑफ आइस मेल्ट हुई है। तो हुआ क्या है यहाँ पे, आइस जो है वो मेल्ट हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो आपके पास कॉपर का ब्लॉक है वो अपना टेम्परेचर क्या करेगा, लूज करेगा। यानी कि 500 डिग्री सेल्सियस अभी है इसका टेम्परेचर, और मान लो कुछ अमाउंट ऑफ आइस इसने पिघला दी और उसके बाद टेम्परेचर इसका कितना हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। पूरी की पूरी आइस पिघली नहीं है, यानी कि आइस के अंदर कोई भी टेम्परेचर का चेंज नहीं हुआ है। आइस के अंदर क्या हुआ है, बस स्टेट में चेंज हुआ है। कुछ आपका जो आइस था वो वाटर में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो इसमें जो आइस में जो हीट गेन होगी, ठीक है, वो केवल किस लिए यूज हो रही है, टू चेंज द स्टेट। तो यहाँ पे हम दोनों चीजें निकालते हैं। पहले तो हम निकालेंगे हीट लॉस बाय कॉपर। तो जो भी गिवन डेटा था वो मैंने लिख लिया यहाँ पे। 2.5 kg हमारे पास मास ऑफ कॉपर ब्लॉक गिवन है, तो उसकी वैल्यू मैंने लिख दी कितनी, 2.5 इंटू 10 की पावर 3 ग्राम। क्योंकि हमें यहाँ पे सब कुछ जूल पर ग्राम में दे रखा है, तो इसलिए हमने मास को भी कितना कर दिया, ग्राम में, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर हमारे पास कितनी है, 0.39 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। इनिशियल टेम्परेचर ऑफ कॉपर है हमारे पास 500 डिग्री सेल्सियस, और हीट ऑफ फ्यूजन है हमारे पास 335 जूल पर ग्राम। तो यहाँ पे हमने देखा हीट लॉस बाय कॉपर, तो कॉपर कितनी हीट लॉस कर रहा है। तो कॉपर ने जो हीट लॉस किया वो हमारे पास कितना आएगा, m इंटू सी इंटू में डेल्टा टी। मास हमारे पास कितना आ गया 2.5 इंटू 10 की पावर 3। सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.39, डेल्टा टी आ गया हमारे पास 500 माइनस 0। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 0.39 इंटू में 500। तो ये इक्वल टू हो गया 487.5 इंटू 10 की पावर 3 कैलोरी। कैलोरी नहीं आएगा यहाँ पे, ये आपका जूल में निकलेगा, तो आप इसको लिखोगे जूल में, ठीक है। तो ये हमारे पास हीट लॉस आया है कॉपर के द्वारा। अब मान लेते हैं कि इसने जो है वो m मास के आइस को मेल्ट किया, तो हीट गेन्ड बाय आइस हमारे पास कितना आएगा, डेल्टा क्यू इक्वल टू कैपिटल M इंटू एल। ये हमारे पास केवल लेटेंट हीट आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो हमने इसको सॉल्व किया तो ये हो गया हमारे पास m इंटू में एल, हमारे पास गिवन था 335। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री जो भी हीट गेन होगा वो आपका किसके बराबर होगा, हीट लॉस के। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर दी, m इंटू में 335 इक्वल टू क्या हो गया, जो हमने यहाँ पे हीट लॉस निकाला था, तो ये हो गया 4.87 इंटू में 10 की पावर 5, ठीक है। तो यहाँ पे मास हमने निकाला कितना आ गया, 335 को नीचे ले जाएंगे, 4.87 इंटू 10 की पावर 5 एज इट इज रहेगा। इसको हमने डिवाइड किया 4.87 को 335 से, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.01453। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 की पावर 5 से, तो आंसर आ गया 1453 ग्राम। तो मास हमारे पास कितना आ चुका है, इसको केजी में चेंज कर देते हैं, 1.453 केजी। ये कुछ क्वेश्चंस हो गए आपके कैलोरीमेट्री के ऊपर। बाकी के क्वेश्चंस आप असाइनमेंट से सॉल्व करोगे, और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज हीट ट्रांसफर।